जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स। वेलकम टू राष्ट्र सेवा डिफेंस चैनल। आई होप तुम सब हाई स्पिरिट्स में होंगे क्योंकि सीडीएस एंड एफकैट दोनों ही आर ऑन देयर वेज। एफकैट को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारे पास 2 महीने हैं और सीडीएस को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारे पास 3 महीने हैं। आई होप तुमने सीडीएस का तो फॉर्म पक्का ही भर दिया होगा क्योंकि उसकी लास्ट डेट 4 जून है। तो अगर नहीं भरा तो अभी जाके पहले सीडीएस का फॉर्म भर लो, नहीं तो पेपर रह जाएगा तुम्हारा। आई एम ऑल्सो डिफेंस एस्पिरेंट लाइक ऑल ऑफ यू गाइस जो भी यहाँ पे आए हैं। ऑल्सो आई एम अ डिफेंस मेंटर। मैंने अपने लाइफ के 3 साल माई भागो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में स्पेंड किए हैं। उसके बाद आई हैव माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड आई बीन एबल टू क्लियर एफकेट एंड सीडीएसई मल्टीपल टाइम्स। मुझे रिसेंटली एयरफोर्स से रिकमेंडेशन भी मिला था क्योंकि तुम्हें पता ही है कि लड़कियों की सीट्स कम रहती हैं, तो ऑल इंडिया रैंक 56 था, बट आई गॉट मेरिट आउट। Also, I'm physically very active, so for this reason, I'm a fitness enthusiast. उसके बाद भूलना नहीं है यार, एफकैट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 28 जून। 11:30 बजे तक का लास्ट टाइम है। पर अगर यार तुम लास्ट डेट को फॉर्म भरने बैठोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी। ट्रैफिक बहुत रहता है वेबसाइट पे, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए ये वेबसाइट है, इस पे आप अपना फॉर्म फिल कर लो। 28 से पहले पक्का ही कर लो या आज ही कर लो, इट विल बी द बेस्ट। डोंट प्रोक्रास्टिनेट। उसके बाद सबको लग रहा था पेपर आएगा सितंबर में, पेपर आ गया अगस्त में। डेट्स है हमारी 9, 10 और 11 अगस्त। एंड वंस यू डिसाइड यू हैव टू डू इट, तो यू कैन श्योरली डू इट। ठीक है, एक बार डिसाइड कर लिया ना यार तो हार्ड वर्क करोगे तो पक्का होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। तो एफकैट को करने के लिए तुम्हें पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो एफकैट में यार 4 सेक्शंस होते हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का सेक्शन। जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो तुम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। मेजर पोर्शंस जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और रीडिंग हैबिट से हो जाते हैं वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन, filling up of the correct word, close test, fill in the gaps, sentence rearrangement as well, analogy तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। बट अगर तुम्हें एरर डिटेक्शन वाला और इन सब में भी जो मैंने तुम्हें बताए हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होते हैं उसको एक्यूरेसी में कन्वर्ट करना है कि जितने भी करे हैं सारे एक्यूरेट हो जाएं, उसके लिए यार तुम्हें इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के सारे रूल्स कर लेने चाहिए। ऑल द इंग्लिश ग्रामर रूल रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन, prepositions, ये ऐसे ऐसे करके तुम्हें सारे के सारे रूल्स कर लेने चाहिए, जिससे तुम्हें पक्का इन सब पार्ट्स में हेल्प मिलेगी। और एडिशनल टॉपिक्स तुम क्या कर सकते हो, तुम फ्रेजल वर्ब्स को याद कर सकते हो, प्रेपोजिशंस के अलग अलग यूसेज को याद कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो या याद कर सकते हो। ओके, तो इससे आपका इन सब टॉपिक्स में एक्यूरेसी भी रहेगा और तुम्हें एज भी रहेगा। उसके बाद जो सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट है, इडियम फ्रेज वाला पार्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, ये ऐसे पार्ट रहता है कि बहुत डाइसी है। मतलब कोई भी इंसान लेके आ जाओ, चाहे वो मास्टर्स इन इंग्लिश हो या पीएचडी इन इंग्लिश हो, उसको भी सारे के सारे वर्ड्स नहीं आते रहे होंगे। तो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑल्सो ऑलवेज देयर, बट ये जो 3 पोर्शंस हैं ये सबसे ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं। बट बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इट इज कि तुम यार सीडीएस जैसे एग्जाम्स जिनके एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर्स बाहर निकलते हैं, या मेमोरी बेस्ड जो एफकैट के अपने पास क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स तो यार पक्का ही करके जाओ ना। प्रीवियस ईयर्स वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रीवियस ईयर वाले सिनोनिम एंटोनिम्स पक्का ही करके जाओ, इससे तुम्हें पक्का एज मिलेगा, चीजें रिपीट भी होती हैं पेपर्स में। तो इन दोनों के अगर तुम वोकैबलरी वाला पार्ट कवर कर लेते हो प्रीवियस ईयर्स 4-5 साल पुराना, तो वो चीज तुम्हें पक्का हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, इसमें मैक्सिमम यार देखा जाता है कि एफकैट में मैक्सिमम चीजें स्टैटिक ही आती हैं, करंट के बेस्ड पे आती है। तो हमारे चैनल पे ना प्लेलिस्ट डल रखी है करंट अफेयर्स की, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी जैसे वीडियो वंस आई पोस्ट वीडियो, तो लिंक विल बी देयर, गो थ्रू द करंट अफेयर्स, और स्टैटिक टॉपिक्स वाला पोर्शन भी है उस पे डाल रखा, तो तुम्हें उससे पक्का हेल्प मिलेगी। जो भी टॉपिक्स ये यहाँ पे लिख रखे हैं ना स्लाइड में, ये सारे के सारे मैंने एफकैट की नोटिफिकेशन से ही उठाए हैं। तो इसका मतलब यार ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यार WHO की लोकेशन पूछ ली, IMF की लोकेशन पूछ ली, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे क्रिकेट में कितने प्लेयर्स हैं, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। और स्पोर्ट्स के तो करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन जीता था, डेविस कप कौन जीता था, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एक तो सब्जेक्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, पर वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वो मतलब कर सकते हो तुम नॉर्मली भी। बट इकोनॉमी में करंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रिपरेशन करने की जरूरत रहती है। उसके बाद साइंस, मतलब ये जो सब्जेक्ट वाले हैं ना, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इनका तो तुम ऐसे करो, तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले सब्जेक्ट को लेके। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम ल्यूसेंट से कर सकते हो, तरुण गोयल से कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें एकदम अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो तुम एनसीईआरटी पकड़ सकते हो। तो जिस भी लेवल का तुम इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चाहते हो, वैसा तुम इनको प्रिपेयर कर लो, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर लो। एफकेट में तो स्टैटिक रहता है ज्यादातर, तो ल्यूसेंट वगैरह वाली बुक्स भी चल सकती हैं। बट रिसेंटली देखा कि यार जो इंडियन पॉलिटी है ना, उसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए। तो अगर तुम्हारी थोड़ी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी को लेके, फिर ही तुम वो क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो इसलिए मतलब सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज को तो तुम एकदम स्ट्रांग रखो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट बहुत डाइसी रहता है। तो पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब कितने किसके आएंगे, कितने किसके आएंगे, नथिंग इज डिसाइडेड। तो इसलिए एटलीस्ट सब्जेक्ट वाला तो तुम्हारा पूरा स्ट्रांग रहना चाहिए और करंट अफेयर्स के साथ पूरा टच में रहना चाहिए। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा हैंडल हो सकता है। तो डिफेंस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डिफेंस की करंट अफेयर्स, और जो भी मिसाइल्स हैं, अग्नि, पृथ्वी, इन सब की रेंजेस, कहाँ से ये वाला प्लेन ले रखा है हमने, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं डिफेंस में। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को मेरे हिसाब से बेस्ट वे क्या है प्रिपेयर करने का, कि तुम टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलो। कि एक टॉपिक चूज किया, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क चूज किया, पहले इसकी सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लो, चाहे किसी बुक से कर लो, चाहे किसी यूट्यूब वीडियो से कर लो। जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, सारे के सारे मेमोरी बेस्ड एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ टाइम एंड वर्क के। जब ये कर लिया, उसके बाद तुम कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो, सैम्पल क्वेश्चंस उठा लो टाइम एंड वर्क के, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। तो तुम वो सब सॉल्व करो प्रीवियस ईयर से, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और जब तुम सैम्पल पेपर से टाइम एंड वर्क की कोई असाइनमेंट उठाओगे, तुम्हें होगा यार ये तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं आता होगा। बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इफ यू आर डूइंग अ टॉपिक स्पेसिफिकली, तो उसको पूरा अच्छे से कर लो, तो तुम्हारा फायदा रहेगा। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग ही अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। तो ये वाला पार्ट में तुम कैसे अपना एज बना सकते हो, एज बना सकते हो तुम डेली प्रैक्टिस से। सो यू शुड प्रैक्टिस डेली। तो मतलब इसमें ऐसे होता है कि यार कॉन्सेप्ट तो सबके क्लियर है, कैसे करना है सबको पता है, अब स्पीड किसकी ज्यादा है वो मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक टाइम बाउंड एग्जाम है। तो इसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं चाहिए, सिर्फ स्पीड भी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, इन दोनों पार्ट को अगर तुम फुल प्रूफ कर लोगे ना, तो तुम्हें पक्का 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 एज रहेगा। क्योंकि इंग्लिश वाले पोर्शन में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी कई बार दिक्कत रहती है, पर अच्छे से हो भी सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी ऐसे होता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रेपरेशन जो है वो ऐसे ही करनी है, ठीक है, बट डेडिकेशन दिखानी है। बाकी हो जाएगा पेपर अगर तुम मेहनत से करो। नाउ आई टेल यू कि मैंने खुद कैसे प्रिपेयर किया था इन एग्जाम्स के लिए। तो एफकेट का मैंने तुम्हें जैसे बताया था, मैंने वैसे ही करा था। सीडीएसई जो है, इसके लिए यार मैंने एनसीईआरटीज को ही रेफर किया था, एनसीईआरटीज को ही ट्रस्ट किया था। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज करी थी, जिसमें मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि 10th और 11th वाली एनसीईआरटीज में से ज्यादा सवाल आते हैं। तो इन दोनों बुक्स को तुम रिलायबल सोर्स लेके चलना अपने सीडीएस के लिए। उसके बाद साइंस के लिए, अगर तो तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, क्योंकि आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मैंने 11th 12th भी करी थी अच्छे से। अदरवाइज नाइन्थ और 10th से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
तो यहाँ से भी तुम्हारा पेपर में साइंस हैंडल हो सकती है। पर अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो 11th-12th के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें लगते हैं यार प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं तो वो जरूर कर लेना, अदरवाइज तो पूरी की पूरी कर लेना अगर तो साइंस बैकग्राउंड से हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने एनसीईआरटीज को ही रेफर करा था। मैंने 11th-12th की एनसीईआरटीज में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे थे। इंपॉर्टेंट तुम्हें कैसे पता लगता है? जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर्स तुम्हारे जीके के, इंग्लिश के तो सॉल्व होने होने चाहिए। सेम गोज फॉर एफकैट। जितने भी मेमोरी बेस्ड टेस्ट अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उसको तो पक्का किया होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटी के लिए तो एक रिलायबल सोर्स हमारे पास है ही, लक्ष्मीकांत। तो मैंने भी यहीं से प्रिपरेशन करी थी पॉलिटी की। रीजनिंग का मैंने तुम्हें बता दिया, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो प्रैक्टिस करी थी। इंग्लिश के लिए रूल्स ऑफ ग्रामर पता होने चाहिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर्स मैंने सारे कर रखे हैं, लास्ट 10 ईयर्स ऑफ सीडीएस के एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस वो मैंने टिप्स पे कर रखे हैं। तो वो ही वाले क्वेश्चंस एफकैट में भी रिपीट हो जाते हैं और वही सारे क्वेश्चंस सीडीएस में भी दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। आफ्टर ऑल दिस प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स जो है मेरे हिसाब से, तो ये टिप्स सिलेबस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ सब लेते हैं, अपने आप पे भरोसा बहुत कम लोग करते हैं। उसी भरोसे का कम होने की वजह से टाइम मैनेज नहीं होता पेपर में, पैनिक हो जाता है, बंदा एंग्शियस हो जाता है। तो अगर अपने आप पे विश्वास करोगे तो पक्का 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 जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो पक्का तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद अपनी प्रेपरेशन पे भरोसा करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू आर डन विद द प्रेपरेशन, तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट करना है और अपने सोर्स पे ट्रस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ट्रस्ट करोगे तभी तुम प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं तो यू विल चेंज योर सोर्सेस, और सोर्सेस को चेंज करने से बहुत दिक्कत आती है। सबको लगता है यार यहाँ से सही नहीं हो रहा है तो सोर्स को चेंज कर लेते हैं। आज इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करे थे, अब दूसरे को करेंगे। इस बुक को फॉलो करे थे, अब दूसरे बुक को करेंगे। सोर्सेस चेंज करोगे ना तो प्रेपरेशन तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। हर रोज तुम हर एक चीज अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत आती है। तुम एक सोर्स को शुरू से लेके एंड तक खत्म करो, 10-20 बार रिवाइज करो, पेपर के पहले दिन तक रिवाइज करो। पेपर के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक तुम्हारी रिवीजन चलनी चाहिए फुल ऑन, इंस्टेड कि तुम रेस्ट कर रहे हो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपने सोर्सेज की। वंस यू आर डन विद द सोर्स कंप्लीटली, तुम्हें भरोसा हो गया कि हाँ यार मुझे अच्छे से याद है ये, देन गो टू अनदर सोर्स। ये क्या करेगा? ये तुम्हें फुल फ्लैश जाता है, अब ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कराएगा इसमें। इससे तुम्हारी 360 डिग्री एंगल से वो टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है? और जो भी तुम करते हो उसको रिवाइज 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 करो, क्योंकि कर तो सारे लेते हैं एक बार, पर याद उसको ही रहता है जिसने बार बार किया होता है। एंड नोट्स बनाना विल बी अ वेरी फुल फ्लेज्ड थिंग फॉर यू, क्योंकि यार अपने बनाए हुए नोट्स ना याद रह जाते हैं। पेज भी याद आ रहा होता है कई बार तुम्हें पेपर में बैठ के कि यार यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया था, ये लिखा था। क्योंकि विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी रहती है ह्यूमंस की। तो ये सारे टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो एफकेट है चाहे वो सीडीएस है। लाइक हेयर इट इज रिटन, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और की टू सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहना प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कंसिस्टेंट रहना, तो पक्का होगा। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव इट इन यू। बिकॉज अगर तुमने एक सपना देखा है, का तुम्हारे अंदर क्वालिटीज तो है ही। अगर क्वालिटीज हैं तो वो फ्रूट्स में कब कन्वर्ट होंगी? जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, फोकस्ड रहोगे, रिविजन करोगे, मेहनत करोगे एंड अपने आप पे भरोसा करोगे। तो ये सारी चीजें करके, सही जगह से पढ़ के, अच्छे से प्रिपरेशन करके, यू कैन श्योरली एस इन all the exams that you're preparing for, may it be AFCAT, may it be CDS. So this is all I have for today. Jai Hind everyone.